गुड मॉर्निंग क्लास। रीजनिंग में एसएससी के सापेक्ष कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण है, कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण नहीं है, इन्हीं को हम लोग अध्ययन कर रहे हैं के क्रम में आज हम लोग जो महत्वपूर्ण एक चैप्टर है वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन, ये क्या होता है, कैसे आप इसके क्वेश्चन को हल कर पाएंगे, मैं दिनेश अग्रवाल आपको बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए हूँ। तो चलते हैं चैप्टर क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन या ओड वन आउट। क्लासिफिकेशन या ओड वन आउट एक ही चैप्टर के अलग अलग दो नाम हैं। क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो 6 to 8 क्वेश्चन आर फ्रॉम द कंटेंट। कम से कम 5-6 क्वेश्चन और मैक्सिमम 8 क्वेश्चन इस कंसेप्ट से आपके पास में आ सकते हैं। एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है। बिकॉज ऑफ व्हाट, अप्रोक्स 10% क्वेश्चन जो है इसी चैप्टर से आपको बिलोंग करते हैं, आते हैं। इस चैप्टर के कम से कम आपको 5-6 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे। आउट ऑफ 50 में से 6 क्वेश्चन के लिए इस कंसेप्ट का वेटेज है। क्लासिफिकेशन एंड ऑड वन आउट, दो नाम से इसको जाना गया। क्लासिफिकेशन बोले तो वर्गीकरण, वर्गों में बांटना, और ओड वन आउट समान को, विषम एक को, विजातीय को समूह से बाहर करना इस कंसेप्ट का बेस बनता है। क्लासिफिकेशन दैट मींस व्हाट, डिवाइडेड इनटू द क्लास। क्लासिफिकेशन का मतलब है कि बड़े क्लास को छोटे क्लासेस में, छोटे वर्ग में बांटना। बड़े वर्ग को छोटे वर्ग में बांटना ही वर्गीकरण कहलाता है। ओड वन आउट, ओड वन आउट मतलब विषम एक, असमान एक, विजातीय एक, विभिन्न एक को समूह से बाहर निकालना ही क्या कहलाएगा, वर्गीकरण कहलाता है। वर्गीकरण की कंसेप्ट ध्यान से समझना। द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन इज नॉन एज टैक्सोनॉमी। वर्गीकरण करने के विज्ञान को वर्गीकी बोलते हैं। टैक्सोनॉमी, वर्गीकी। ये भी क्वेश्चन आपको जीके में पूछा जा चुका है। द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन इज नॉन एज, देन टैक्सोनॉमी इज साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण की विज्ञान को वर्गीकी बोलते हैं। यहां पर करना क्या होता है, समान को एक समूह में और असमान को अलग एक समूह में विभाजित करना होता है, और इसी कंसेप्ट को बोल दिया गया होता है वर्गीकरण करना। तो वर्गीकरण में हम लोग दिए गए विकल्पों को, दिए गए ऑप्शंस को अलग अलग करते हैं, समान को एक जैसे और विषम एक असमान को अलग एक समूह में रखते हैं। कंसेप्ट का ऑब्जेक्ट क्या है कि हमारे सिलेबस में इसको क्यों जोड़ा गया, तो आप क्लियर कर सकते हैं कि जब आप ऑन जॉब होंगे, जब आप जॉब में लगेंगे, तो आपका काम मुख्यतः यही एक होगा, क्या, क्लासीफाई करना। आपके पास में जो वर्क आ गया, आप उस वर्ग को अच्छी तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं या नहीं। कौन सा वर्क इंपॉर्टेंट है, कौन सा वर्क इंपॉर्टेंट है नहीं है, कौन सा वर्क एक जैसा है, कौन सा वर्क एक जैसा नहीं है। तो ये योग्यता आप में है या नहीं है को जांचने के कंटेंट आपके सिलेबस का पार्ट होता है कि आप समान और असमान में भेदता, विभिन्नता कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कौन सा काम अर्जेंस है, पहले कौन सा करेंगे, फिर कौन सा। दैट मीन्स व्हाट, डे शेड्यूल। अगर आपने कहीं सुना है दिनचर्या शब्द, तो दिनचर्या, आपकी दिनचर्या का शेड्यूल, क्लासिफिकेशन प्रॉपर है या नहीं है, या अपने क्षमताओं का या कार्यों का आप प्रॉपर वर्गीकरण कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसको जांचने के लिए कंसेप्ट हमारे सिलेबस का भाग है। अब वर्गीकरण वाली कंसेप्ट में करते क्या है ये समझा देता हूं। डिवाइडेड इनटू द क्लास, बड़े वर्ग को छोटे वर्ग में बांटना। नाम तो ऐसा लगता है कि जैसे हमने बहुत सारे बंटवारे करने हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर ज्यादा बंटवारे नहीं है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। क्या, ऐसे क्वेश्चन पे जब आप जाएंगे तो आपके पास क्वेश्चन में 4 ऑप्शन मिलते हैं, 4 ऑप्शंस। आपके पास क्वेश्चन में 4 विकल्प होंगे, आपको इनके केवल 2 समूह, 2 वर्ग बनाने हैं। 4 विकल्प होंगे, आपको इनको केवल 2 वर्गों में बांटना है। वर्ग संख्या आपको 4 को 2 ऐसे समूह में बांटना है जहां पर 3:1 का बंटवारा हो जाए, 3:1 के रेशियो में ये ग्रुप डिवाइड हो जाए। आपके पास में 4 विकल्प, 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको इनको 2 ग्रुप में बांटना है। ऐसा ग्रुप जिसमें 3 आ जाए और ऐसा ग्रुप जिसमें 1 आ जाए, ऑन अ बिहाफ ऑफ कैरेक्टर और आइडियोलॉजी और द सिमिलरिटीज और मिसमैरिटी डिफरेंस के बिहाफ पर। दिए गए 4 ऑप्शन को आप समानता, असमानता के आधार पे, गुणों के आधार पे क्या करेंगे, 2 समूह में विभक्त कर देंगे, जिसमें एक ग्रुप में 3 और एक ग्रुप में 1 आनी चाहिए। अब ये 3 कैसे होने चाहिए,
दीज थ्री आर द सेम ऑन अ बिहाफ ऑफ अ करेक्टर वन। किसी एक गुण के आधार पे ये तीन तो होनी चाहिए समान और ये एक होना चाहिए अलग, दैट इज कॉल्ड एज ओड वन। आपको क्या कर रहा है, चार विकल्प मिलेंगे, चार विकल्पों में से इनको दो भागों में बांटता है, 3:1 के। तीन एक जैसे होने चाहिए और एक जैसा होना चाहिए, अलग एक होना चाहिए। तीन एक जैसे और एक उन तीनों से अलग एक होना चाहिए और इस एक अलग को बाहर करना ही क्या कहलाएगा, ओड वन आउट कहलाएगा। ओड वन आउट, बेमेल विजातीय असंगत को समूह से बाहर करना। चार में से तीन एक जैसे होंगे और कोई एक विकल्प ऐसा होगा जो उन तीन के गुणों से समानता नहीं रखेगा, तो असमान एक को समूह से बाहर करना ही क्या कहलाएगा, वर्गीकरण या ओड वन आउट कहलाएगा। वर्गीकरण या ओड वन आउट कहलाएगा। दिए गए चार ऑप्शंस में से 3:1 में एक को हम जब बाहर निकालेंगे तो ये कंसेप्ट कहलाएगा ओड वन आउट। सेम कंसेप्ट है जैसा ऑप्शन एनालॉजी के भी यहाँ पर हमने किया था कि ऑप्शन में जो मिलेगा वैसा ही एनालॉजी बन जाएगा। लेटर मिला तो लेटर एनालॉजी, नंबर मिला तो नंबर एनालॉजी और वर्ड मिला तो वर्ड एनालॉजी। सेम एज कंसेप्ट यहां पर भी हम लोग काम में लेंगे। क्या यहां पर भी क्लासिफिकेशन में जैसा ऑप्शन होगा क्लासिफिकेशन का प्रकार वैसा ही बन जाएगा। अगर हमें क्लासिफिकेशन में ऑप्शन के दौरान नंबर मिले तो हम उसको बोलेंगे नंबर क्लासिफिकेशन, वर्ड मिले तो उसको बोलेंगे वर्ड क्लासिफिकेशन और लेटर मिले तो उसको हम लोग बोलेंगे लेटर क्लासिफिकेशन। तो ये पूरी तरह ऑप्शन बेस्ड कंटेंट है, जैसा ऑप्शन वैसा क्लासिफिकेशन। अगर नंबर मिले तो नंबर क्लासिफिकेशन, वर्ड मिले तो वर्ड क्लासिफिकेशन और अगर हमें लेटर मिले तो उसको हम लोग लेटर क्लासिफिकेशन के नाम से जानेंगे। अब क्या कैरेक्टराइजेशन हमारे दिमाग में होनी चाहिए क्लासिफिकेशन करने के दौरान, तो हमें ये क्लियर कर लेना है कि जब भी हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो ये प्रॉपर या प्योरली डिपेंड करेगा मिले गए या दिए गए ऑप्शन पर। अगर ऑप्शन में आपको नंबर मिले तो आप नंबर की तरह एक्ट करेंगे, अगर आपको लेटर मिले तो नंबर लेटर की तरह एक्ट करेंगे और अगर वर्ड मिले तो आप उनको एज ए वर्ड ट्रीट करके कैसे आप उनको क्लासीफाई करेंगे ये मैं आपको समझा देता हूं कि कैसे कैसे ऑप्शंस को, अलग अलग ऑप्शंस को आप वर्गीकरण में बांटते हैं। आते हैं उसी पे। मान लीजिए आपको ऑप्शन में मिले नंबर, मान लीजिए आपको ऑप्शन में मिले वर्ड और ऑप्शन में मिले लेटर, तो आप उन क्वेश्चन को कैसे ट्रीट करेंगे, कैसे उनको सॉल्व करेंगे का बेसिक आइडिया हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ऑप्शन में मान लीजिए हमें वर्ड मिले, दैट इज कॉल्ड एज वर्ड क्लासिफिकेशन। ऑप्शन में अगर आपको वर्ड मिलेंगे तो कंसेप्ट को हम लोग बोलेंगे वर्ड क्लासिफिकेशन, इन विच हमें ऑप्शंस में जितने भी जो कंटेंट मिलने वाले हैं वो वर्ड्स होंगे। अब वर्ड को हम लोग कैसे क्लासिफाई करते हैं इसको हम लोग देखते हैं कि वर्ड्स को क्लासिफाई कैसे कर पाएंगे। तो क्लासिफिकेशन में फर्स्ट कंसेप्ट है वर्ड क्लासिफिकेशन। यहां पर जैसा कि इसका नाम ही कहता है ऑप्शन में हमें मिलेंगे वर्ड, और मामला जब भी शब्दों या वर्ड के रिगार्डिंग आता है मैंने हमेशा कहा लाइक एज वेन डायग्राम याद करिए, लाइक एज आप याद करिए एनालॉजी, एज ही आप कैसे भी कंसेप्ट जाएं तो आप वेन डायग्राम, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, ऐसे ही अल्फाबेट टेस्ट। जब भी मामला वर्ड का आएगा, शब्दों पर आधारित क्वेश्चन आपके पास आएंगे तो आपको एक क्लियर कर लेना है कि वर्ड का मामला जब भी आएगा तो पहला कंसेप्ट आपको अपने आप के पास ही रखना है। क्या हमें दिए गए वर्ड्स के मीनिंग आते हैं। कहीं पर भी अगर हमें एक भी वर्ड का मीनिंग नहीं आता दैट मीन्स वो पर्टिकुलर क्वेश्चन हमारे काम का नहीं होगा। लाइक एज एनालॉजी, लाइक एज वेन डायग्राम, सेम एज इन क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण में भी वही सारे कंसेप्ट हैं। अगर शब्द के सापेक्ष आपको शब्द का अर्थ नहीं आता क्वेश्चन आपके काम का नहीं है। बिल्कुल क्लियर कर लें कि दिए गए अगर किसी भी चार शब्द में से एक शब्द का अर्थ आपको नहीं आता तो आप नहीं जानते वर्ड का डिस्ट्रीब्यूशन एरिया। और जब आप डिस्ट्रीब्यूशन एरिया वर्ड का नहीं जानते तो आप उनको रिलेट भी नहीं कर सकते। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन एरिया ऑफ द वर्ड अगर ये आपको नहीं पता तो आपको वर्ड के बीच का रिलेशन भी नहीं पता लगता, और जब वर्ड्स के आपस के बीच का रिलेशन आपको पता नहीं लगता तो अब आप ये नहीं कह सकते कि सेम कौन सा है, मैच कौन सा है और मिसमैच कौन सा है। ठीक है, समान प्रकार के शब्द तो कौन से हैं और असमान प्रकार के शब्द कौन से हैं, आप ये
डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। आप उन दोनों में अंतर नहीं कर पाएंगे। कब? जब आप वर्ड का मीनिंग नहीं जानते, उसका डिस्ट्रीब्यूशन एरिया नहीं जानते, तो आप वर्ड को आपस में रिलेट भी नहीं कर सकते। सेम कौन से हैं और अलग वर्ड कौन से हैं। और जब आप रिलेशन या उनमें मैच मिसमैच नहीं कर सकते, तो हम लोग वर्ड का क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते। तो वाइस वर्सा, वर्ड का क्लासिफिकेशन करना है तो ऑप्शन में वर्ड जाएंगे। वर्ड्स के रिगार्डिंग अगर बात करेंगे तो मीनिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एरिया और रिलेशन अगर हमें क्लियर नहीं होगा तो हम क्वेश्चंस पे नहीं जा पाएंगे। तो कैसे कैसे रिलेशंस आप देखते हैं, इन सब की हम लोग बात कर लेते हैं कि रिलेशन इन बिटवीन वर्ड्स कैसे होंगे और कैसे आप उनको क्लासीफाई कर पाएंगे। वर्ड क्लासिफिकेशन में हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे वर्ड्स को, मैंने आपको समझाया कि क्लासिफिकेशन में वर्ड क्लासिफिकेशन पे बेसिक रिलेशन इन बिटवीन वर्ड्स हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, उसके कुछ एक बेसिक रूल्स आधार मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि दिए गए शब्दों को आप वर्गीकृत कैसे कर सकते हैं। तो पहला ही कंसेप्ट जो बेस मानता हूं मैं, दैट इज होल टू पार्ट। जब संपूर्ण की बात हो और बीच में कोई टुकड़ा आ जाए तो उसको हम लोग अलग कर सकते हैं। संपूर्ण से भाग हमेशा अलग होता है, होल टूवर्ड्स टू पार्ट। जब पूरी चीज की बात हो और बीच में कोई टुकड़ा आ जाए तो आप उसे अलग कर सकते हैं, होल टूवर्ड्स टू पार्ट। जैसे आपने कह दिया कि आप पूरे देश की बात करें, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, यूपी, तो यूपी इज अ पार्ट ऑफ अ कंट्री, सो द पार्ट वन इज अ डिफर वन। जब पूरी चीज की बात हो और टुकड़ा बीच में आ जाए तो आप उसे अलग कर देते हैं। जैसे मैंने आपको कहा गेंदा, जूही, चमेली, चंपा एंड लीफ और पेटल ना, तो सब तो बाकी फ्लावर्स के पूरे पूरे नाम है। लीफ और पेटल इज अ पार्ट ऑफ फ्लावर। तो जब पूरी चीज की बात हो, टुकड़ा बीच में आ जाए तो उसको हम लोग अलग कर सकते हैं। वाइस वर्सा सेकंड नंबर 2 के लिए जाएं, देन पार्ट टू होल। जब हम लोग टुकड़ों की बात करें और बीच में कोई पूरी चीज आ जाए तो भी उसको हम लोग समूह से बाहर कर सकते हैं। संपूर्ण से भाग और भाग से संपूर्ण हमेशा अलग होता है। टुकड़ों की बात कर रहे हैं हम लोग, यूपी, एमपी, राजस्थान, बिहार, इंडिया बीच में आ गया तो इंडिया इज अ होल बॉडी, पैन इंडिया, और वेदर द पार्ट रिमेनिंग आर द स्टेट आर द पार्ट। जब टुकड़ों की बात करेंगे तो होल बॉडी अलग होगी और जब होल बॉडी की बात करेंगे तो टुकड़े अलग होंगे। ठीक है, संपूर्ण से भाग हमेशा अलग होता है और भाग से संपूर्ण हमेशा अलग होता है। तो आप इसका रूल दिमाग में रखेंगे तो क्वेश्चन का आंसर आसानी से आ जाएगा। जैसे मैंने कह दिया रुपया, पैसा, डॉलर, दिनार, मुद्रा, करेंसी, तो यहाँ पर पार्ट है सब, तो बाकी होल बॉडी क्या है, करेंसी। तो करेंसी को हम लोग अलग ही क्या कर सकते हैं। तो होल टू पार्ट, पार्ट टू होल बेसिक कंसेप्ट है। ये दोनों मिला के वर्ड क्लासिफिकेशन के 40% तक क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, जब ये दोनों कंसेप्ट आपको समझ में आएंगे तो वर्ड क्लासिफिकेशन के आपके 40+ क्वेश्चन जो है आराम से सॉल्व हो सकते हैं आउट ऑफ 100। नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पर हम लोग काम में ले सकते हैं जेंडर की बात करें तो यहाँ पर देखिए जेंडर 3 तरह के हम लोग फाइन करते हैं, मेल, फीमेल एंड ट्रांस। मेल, फीमेल एंड ट्रांस। मेरा मकसद ये नहीं कि आप जेंडर डिटरमाइन करें, नहीं। यहाँ पर क्या होता है कि आपको जो दिए गए ऑप्शंस हैं, रिलेशंस में हमने पढ़ा कि अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग पर्सनैलिटी के अलग अलग जेंडर होते हैं। माँ फीमेल होती है तो फादर मेल पर्सनैलिटी होते हैं। ऐसे ही हमें यहाँ पर जो रिलेशंस या ऑप्शंस दिए जाएंगे उनमें 3 मेल होंगे, 1 फीमेल होगी, तो आप उसे समूह से अलग कर सकते हैं। या मेल फीमेल कोई भी हो, एक ऐसा वर्ड आ गया जिसका जेंडर आप डिटरमाइन नहीं कर सकते तो उसको आप बाहर निकाल देंगे। जैसे मैंने कह दिया आपको मदर, फादर, ब्रदर, चाइल्ड, मदर, फादर, ब्रदर एंड अ चाइल्ड। तो आप चाइल्ड को नहीं कह सकते कि चाइल्ड किस जेंडर का है, मेल है कि फीमेल है, तो जिसका जेंडर पता नहीं उसको बाहर निकाल दिया। ऐसे 3 मैंने मेल दे दिए, एक फीमेल दे दिया तो भी अलग एक है। मदर, ब्रदर, फादर, ग्रैंडफादर, तो मदर इज ए डिफर वन, 3 मेल है और एक फीमेल पर्सनैलिटी है तो उसको हम लोग समूह से बाहर निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट जो बेस हम लोग बना सकते हैं दैट इज जेंडर। जेंडर के बेस पर हम लोग कैंडिडेट को इन आउट कर सकते हैं। नंबर 4 के लिए चले तो हमारा बेस बनता है कलर का। कलर के पर्पज से जो बेस कलर हम लोग मानते हैं दैट इज रेनबो। ठीक है, कलर के नाम पे जो हम लोग बेसिक कलर मानते हैं वो रेनबो के कलर हैं। तो आपको क्या करना है, 3 कलर अगर रेनबो के हैं
तो आप उन्हें इन रखेंगे, और एक कलर अगर रेनबो का नहीं है तो उसे आप आउट कर देंगे। वाइस वर्सा भी है, 3 बाहर के हैं और एक रेनबो का है, तो रेनबो वाले कलर को ले आएंगे आउट, और 3 जो आउट है उनका एक ग्रुप बना देंगे कि 3 रेनबो के कलर है और एक कलर रेनबो का नहीं है। या इसका उल्टा भी कर सकते हैं, 3 कलर रेनबो के नहीं है और एक कलर रेनबो का है, तो आप उनका समूह बना सकते हैं। कलर ऑफ रेनबो, रेनबो में कितने कलर होते हैं? 7। कौन कौन से? तो आप कह सकते हैं विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर। ठीक है, तो 3 कलर अगर रेनबो के हैं तो उनका एक ग्रुप बनता है, और एक बाहर का तो उससे बाहर निकाल देंगे, और 3 बाहर के हैं और एक रेनबो का तो उसको आउट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको कह दिया ग्रीन, रेड, ब्लू, ग्रीन, रेड, ब्लू, ब्लैक, तो अलग कौन सा होगा? ब्लैक कलर अलग हो जाएगा, क्योंकि ब्लू भी आपके पास है, ग्रीन भी आपके पास है और रेड भी आपके पास में। तो 3 कलर रेनबो के हैं तो उनका एक ग्रुप बना देंगे, और जो अलग एक है उसका समूह अलग एक बना सकते हैं। नंबर 5 पे चलें तो आप स्टेट ऑफ मैटर ले सकते हैं। स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्था। देखिए होती तो 5 तरह की है, लेकिन आज तक जो हम लोग काम में लेते हैं 3 ही तरह की लेते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस, 3 पदार्थ सॉलिड स्टेट में, एक लिक्विड में, तो बाहर कर दीजिए। 3 लिक्विड है, एक सॉलिड है, तो भी आप उसे आउट कर सकते हैं। सॉलिड और गैस के रेस्पेक्ट में, लिक्विड और गैस के रेस्पेक्ट में भी क्लासिफिकेशन किए जा सकते हैं। तो पदार्थ की अवस्था के आधार पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं? समूह को, दिए गए शब्द समूह को अलग अलग वर्गों में बांट सकते हैं। ठोस, द्रव और गैस के आधार पर। ठोस और द्रव के बीच में हो सकता है, ठोस और गैस के बीच में हो सकता है, द्रव और गैस के बीच में भी वर्गीकरण किया जा सकता है कि 3 ठोस है, 1 गैस है, बाहर निकाल देंगे। 3 लिक्विड है और 1 गैस है या 1 सॉलिड है, तो भी समूह से उसको हम लोग बाहर कर सकते हैं। तो पदार्थ की अवस्था के आधार पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं? दिए गए शब्द समूह को अलग कर सकते हैं। ऐसे ही एक और 20 बनता है, मेटल और एलॉइड्स। ठीक है, मेटल और अलॉइड, धातु और मिश्र धातु के आधार पर जल्दी से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। धातु और मिश्र धातु के आधार पर भी सामान्यतः क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। जैसे कि सामान्य वातावरण में प्रचलित मिश्र धातु कौन कौन सी होती है मैं बता देना चाहूंगा आपको। देन हम लोग स्टेट ऑफ मैटर के भी यहाँ पर क्लासीफाई कर सकते हैं, और मेटल और अलॉइड्स की बात कर रहे थे। हम लोग अलॉइड्स पे जाएं तो बहुत सारे ऐसे अलॉयज हैं जो हम लोग काम में ले सकते हैं। अलॉय कर सकते हैं, अलॉइड, अलॉय। ठीक है, बहुत सारे ऐसे अलॉयज हम लोग काम में ले सकते हैं। मिश्र धातु हम लोग काम में लेंगे, जिनके भी यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं? क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे ब्रास, पीतल, ब्रॉन्ज, कांसा, ठीक है, गन मेटल। और अगर आप जाएं तो बहुत सारे से पर्टिकुलर जो है अलॉयज जो हम लोग काम में लेते हैं। स्टील हो गया, ये अलॉयज है। तो मेटल और अलॉयज का मिक्सर आपको दे दिया गया होता है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और ब्रास। जैसे आपको दिया गया सोना, चांदी और तांबा, पीतल, कोई एक अलग है, तो बच्चा जल्दी से समझ ही नहीं पाता चक्कर क्या। तो चक्कर इन द सेंस यहाँ पर आपको मेटल और अलॉय वाला कंसेप्ट अप्लाई करना है कि 3 यहाँ पर आपके पास मेटल अवेलेबल है और एक आपके पास में अलॉय है। तो अलॉय का ग्रुप बनता है तो 3 का अलॉय रखेंगे, एक मेटल बाहर निकल जाएगा। ऐसे 3 अगर आपके पास मेटल है और एक अलॉय है तो आप उसको समूह से बाहर कर सकते हैं। तो क्या मैच है, क्या मिसमैच है, इसके यहाँ पर हम लोग अलॉय और उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो पहला, वर्ड क्लासिफिकेशन कैसा होता है, क्या क्या आप बेस रख सकते हैं, के आधार पे आप क्लासिफाई कर सकते हैं वर्ड्स का। के बाद में बहुत सारे आपके पास में बेस बन सकते हैं। 7 नंबर पे मैंने जो बेस डाला दैट इज अदर्स। अगर हम लोग मोटा मोटी क्लासीफाई करते हैं तो ये कुछ बेसिस आपके पास अवेलेबल होते हैं जिनको आप माइंड में रख के वर्ड्स को क्लासीफाई कर सकते हैं कि होल टू पार्ट, पार्ट टू होल, जेंडर्स, कलर, स्टेट ऑफ मैटर एंड मेटल और अलॉय का बेस बना के आप गिवन वर्ड्स को इजीली क्लासीफाई कर सकते हैं। सो दीज आर द बेसिक एस्पेक्ट हाउ टू क्लासीफाई वर्ड्स। वर्ड्स शब्दों को वर्गीकरण करने का आधार एक तथ्य मैंने आपको समझाया। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, कैसे हम लोग लेटर्स को क्लासीफाई कर पाएंगे और कैसे हम लोग नंबर्स को क्लासीफाई कर पाएंगे, इसको भी डिस्कस करते हैं। अब लेटर्स को क्लासीफाई करने के पर्पज से अगर हम लोग जाएं तो क्या बेसिक्स हैं जो हमें दिमाग में रखने हैं, क्या हमारे पास बेस है जिनके बिहाफ पर हम लोग लेटर्स को क्लासीफाई कर पाएंगे और नंबर्स को भी क्लासीफाई कर पाएंगे। का बेस क्या है ये हम लोग देखते हैं।
नंबर 2, लेटर्स क्लासिफिकेशन। लेटर क्लासिफिकेशन के पर्पस से जाएंगे तो ये क्लियर है कि ऑप्शन में हमें मिलेंगे लेटर्स की कहानी कुछ यूं है। हम लोग लेटर्स इंग्लिश के ही काम में लेंगे। पूरी स्टोरी आपको पहले से ही समझाई जा चुकी है। टोटल लेटर्स होते हैं 26, लेटर्स के रिगार्डिंग वोवेल 5, कॉन्सोनेंट 21 होते हैं। ठीक है, अक्सर के सापेक्ष आपको क्या क्या नॉलेज पहले से आना चाहिए वो ये कि लेटर हम लोग अंग्रेजी के ही काम में लेंगे पूरी रीजनिंग के क्वेश्चंस के दौरान। 26 होते हैं स्वर 5 और व्यंजन 21। प्लेस वैल्यू मैंने आपको समझा दी है, वो भी लेफ्ट और राइट दोनों से। साथ में आपको अपोजिट का रिलेशन याद होना चाहिए, आना चाहिए, अपोजिट रिलेशन। और नंबर 3 थिंग इज साइक्लिक यूज। ठीक है, ये सारा कंसेप्ट अगर आपको आता है तो आप लेटर क्लासिफिकेशन आसानी के साथ में कर सकते हैं। लेटर्स को क्लासिफाई करने में फिर ज़्यादा आपको समस्याएं नहीं आएंगी, क्योंकि आपको अक्षरों का क्रमांक याद है, बाएं से कौन सा आएगा, दाएं से कौन सा आएगा, ये आपको पूरा याद है। साथ में आपको ये भी याद है क्या, कौन सा लेटर किसका अपोजिट का रिलेशन रखता है, और फिर उसके बाद में चक्रीय प्रयोग भी आपको लेटर्स का आता है, तो आप लेटर्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। लेटर्स को क्लासीफाई करने के लिए क्या क्या बेसिक्स आपको आने चाहिए उनको मैं आपको समझा देता हूं कि लेटर्स को क्लासीफाई करने के लिए क्या क्या बेस कंटेंट है जो एटलीस्ट आपको कवर होना चाहिए, वो मैं आपको समझा देता हूं। तो अक्षर वर्गीकरण के लिए क्या क्या आपको चाहिए, पहला कि आप देखेंगे लेटर्स के बीच का गैप इन बिटवीन लेटर्स। आपको अक्षरों के बीच का अंतराल देखना होता है। अंतराल के नाम पे अगर आप देखें तो अंतराल 3 तरीके से बन सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव इंटरवल बन सकता है। तो अक्षर समूह के बीच में एक अक्षर से दूसरे अक्षर के बीच का अंतराल कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है ना, या फिर नेगेटिव पॉजिटिव है, व्हाटएवर, लेकिन गैप एक जैसा होगा तो उसे कंसिडर करेंगे। जिसका भी गैप अलग एक होगा उसको हम लोग समूह से बाहर कर देंगे। तो गैप के आधार पर हम अक्षर समूह को बाहर कर सकते हैं। जिनका गैप समान है उनका एक समूह बना लेंगे, और जिनका गैप समान नहीं उनको समूह से बाहर कर सकते हैं। पहला, गैप इन बिटवीन लेटर। नंबर 2, अपोजिट रिलेशन। विपरीतता के संबंध के आधार पर हम अक्षर समूह को अलग कर सकते हैं कि इनमें तो विपरीतता का संबंध है और इनमें विपरीतता का संबंध नहीं है, तो उसके आधार पर भी हम लोग अक्षर समूह को ग्रुप से बाहर कर सकते हैं। और फाइनली अगर हम लोग आए तो नंबर ऑफ वोवेल्स। नंबर ऑफ वोवेल्स के भी पर भी आप क्या कर सकते हो, अक्षर समूह को अलग कर सकते हो कि दिए गए एक अक्षर समूह में 2 वोवेल हैं, बाकी सब में एक एक है, समूह से उसको बाहर किया जा सकता है। बाकी सभी समूह में एक एक है और किसी एक में है ही नहीं, तो आप उसको भी समूह से बाहर कर सकते हो। तो ये कुछ एक आधार तरीके हैं जिनके आधार पर आप अक्षर समूह को अलग कर सकते हैं। और उसके बाद में हम लोग लिख सकते हैं अन्य प्रकार। अन्य प्रकारों में अक्षरों की बनावट हो सकती है, अक्षरों के अंकों का टोटल हो सकता है, और भी बहुत सारी कहानी वहां पर आपके लिए लाई जा सकती है। लेकिन मुख्यतः जो अंकों अक्षरों को अलग करने का आधार बनता है वो या तो अंतर बनेगा या फिर विपरीतता का संबंध बनेगा। और बहुत अगर हम लोग डेप्थ में चले आए तो नंबर ऑफ वोवेल भी इनका बेस बन सकता है। मैं कुछ उदाहरण से इनको स्पष्ट कर देता हूं जिससे आप लेटर्स का क्लासिफिकेशन बढ़िया से कर सकते हैं। लेटर्स का क्लासिफिकेशन जब आप करेंगे तो यही आधार जो है सामान्यतः आपके लिए काम आने वाले हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल आपको देता हूं, आप उनका ध्यान रखें और क्वेश्चन को हल करेंगे। कोई एक अलग है, इनमें से फाइंड करना है। इन 5 में से कोई एक ग्रुप ऐसा है जो अलग एक है, आप उसे अलग करिए।
कोई एक अलग है समूह से, उसको अलग करना है। कोई एक अलग है समूह से, उसको बाहर निकालना है। कोई एक समूह से अलग है जिसको आपको बाहर निकालना है। कोई एक समूह से अलग है, उससे बाहर निकालना है। मैंने कुछ क्वेश्चन आपको दिए, बेस मैंने चूंकि आपको पहले ही समझा दिए हैं, तो आप उन आधारों को काम में लेके दिए गए अक्षर समूह को समूह से बाहर करेंगे कि यहाँ पर कौन सा अक्षर समूह है जो तो मैच कर रहा है और कौन सा अक्षर समूह ऐसा है जो मैच नहीं कर रहा है। तो हमें यहाँ पर करना क्या है, हमें यहाँ पर दिए गए अक्षर समूह को अंतर के आधार पर, विपरीतता के आधार पर समूह से बाहर करना है। तो कौन से मैच है, कौन से मिसमैच है, आपको इसको ध्यान में रखते हुए अंतर करना है। आते हैं चेक करने पे। पहला एक ग्रुप की अगर बात की जाए तो अंतर के आधार पे देखते हैं। तो यहाँ पर अंतर हमें दिखता है प्लस का 2, यहाँ पर भी अंतर हमें दिखता है प्लस का 2, यहाँ पर भी अंतर हमने देखा तो प्लस का 2 है, ये भी प्लस का 2 है, और यहाँ से हम लोग चले गए तो ये प्लस का 3 1 है। तो समूह से एक बाहर हो गया। ये बाकी सबसे असमानता है क्योंकि बाकी सब में अंतर कितने का है, 2 का। इसमें कितने का अंतर है, 3 का। तो समूह से इसको बाहर कर दिया गया। यहां पर हमने देखा कि यहां पर क्या चल रहा है, टी से पी का डिफरेंस है 4 का, बी से एफ का डिफरेंस है प्लस का 4, यहां से एक्स टी का माइनस का 4 है, एच से एल का प्लस का 4 का डिफरेंस है, ओ से जे की अगर बात करें तो माइनस का 5 है। ग्रुप से अलग एक है क्योंकि बाकी सब में प्लस माइनस 4 का अंतर है, इसमें 5 का अंतर है, इसलिए समूह से इसको बाहर कर दिया गया। यहां पर हम लोग देखते हैं तो हमें x का अपोजिट a होता है, m का अपोजिट n है, j का अपोजिट k नहीं q होता है। तो ये अपोजिट का रिलेशन मेंटेन नहीं कर रहा, यही इससे असमानता रखता है और बाकी सब ग्रुप से अलग हो जाएगा। b का y और g का t अपोजिट होता है। यहां पर हम लोग जाएं तो सब में अगर बात करें तो 2 वो वाले, इसमें एक है, इसमें एक है, इसमें एक है और इसमें भी एक है, इसलिए दिए गए समूह से किसको बाहर निकालेंगे, ईट को हम लोग बाहर निकाल देंगे। बाकी सब में एक एक वोवल है, इसमें वोवल्स की संख्या 2 है, तो हम लोग इसको समूह से बाहर निकाल सकते हैं। यहां पर के लिए देखें तो हम लोग देखते हैं माइनस का 3 है, यहां पर प्लस का 4 है, माइनस का 3 है, माइनस का 3 है और ये भी माइनस का 3 है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर एस और डब्ल्यू यहां पर बनता है। तो जो भी दिए गए समूह से अलग एक है, उनको कैसे हम लोग समूह से बाहर निकालते हैं, या तो गैप के आधार पर या विपरीतता के संबंध के आधार पर, और अगर डेप्थ में चले जाएं तो हम लोग नंबर ऑफ वोवेल के व्याप पर या प्रेजेंस ऑफ वोवेल के व्याप पर भी हम उनको क्या कर सकते हैं, दिए गए अक्षर समूह को समूह से बाहर कर सकते हैं। तो दिए गए लेटर्स ग्रुप को कैसे आप अलग अलग करते हो, समान कैसे और असमान कैसे आप समूह से बाहर निकालते हो, मैंने आपको एक विजन दिया कि आप इन फैक्ट्स को, इन आइडियाज को काम में लेके लेटर्स का क्लासिफिकेशन आसानी से कर सकते हैं। आते हैं फाइनली क्लासिफिकेशन के लास्ट वैरायटी पे। लास्ट वैरायटी ऑफ द क्लासिफिकेशन इज लेटर नंबर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में लास्ट वैरायटी जो आपके लिए बन के आती है उसको हम लोग कह सकते हैं कि नंबर क्लासिफिकेशन क्या होता है, कैसे होता है, ये आपको समझ में आना चाहिए। नंबर क्लासिफिकेशन
नंबर क्लासिफिकेशन, जैसा कि इसका नाम ही कहता है, ऑप्शन में हमें मिल जाएंगे क्या, नंबर क्लासिफिकेशन, तो ऑप्शन में हमें मिल जाएंगे नंबर। और नंबर्स के लिए हमें जो जो आना चाहिए वो कंसेप्ट है, पहला टाइप ऑफ नंबर, और दूसरा हमें आना चाहिए डिविजिबिलिटी। कई बार नंबर्स की प्रॉब्लम्स के आधार पे भी हम नंबर्स को अलग कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स जो कि आपको कंफर्म है। डिविजिबिलिटी और प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स के नाम पे आप जाएंगे तो आपको जो कंसेप्ट आनी चाहिए वो थी डी एम ए और एस, डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन और सब्ट्रैक्शन। डिविजिबिलिटी भाजकता के नियम, भाग जाएगा या भाग नहीं जाएगा। ऐसे टाइप ऑफ नंबर में जो आपको आने चाहिए वो है प्राइम नंबर, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अभाज्य संख्या। दूसरा कंपोजिट नंबर, उसके बाद में स्क्वायर नंबर और क्यूब नंबर। ये टाइप ऑफ नंबर आपको क्लियर होनी चाहिए। तो टाइप ऑफ नंबर अगर आपको क्लियर है तो वर्गीकरण का आधा काम तो आपका वैसे ही क्लियर है, ठीक है। टाइप ऑफ नंबर में प्राइम और कंपोजिट बहुत महत्वपूर्ण भाग है, उसके बाद स्क्वायर और उसके बाद में क्यूब नंबर अत्य आवश्यक प्रकार हैं। अगर ये अंकों के प्रकार या संख्याओं के प्रकार आपको क्लियर है तो नंबर क्लासिफिकेशन तो आपका वैसे ही क्लियर हो जाएगा। नंबर क्लासिफिकेशन में बेस हमारा होता है नंबर, नंबर्स को हम उसके टाइप के आधार पर क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। नंबर को उनके टाइप के आधार पे, जैसे प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, स्क्वायर नंबर और क्यूब नंबर, इनका सहारा लेकर के हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर्स को आसानी से क्लासीफाई कर सकते हैं। ऐसे ही डिविजिबिलिटी और नंबर्स की प्रॉब्लम्स के आधार पर हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। क्या, अगर इनको हम लोग काम में लेंगे और नंबर्स को क्लासिफिकेशन करेंगे तो आसानी के साथ में नंबर्स को क्लासीफाई किया जा सकता है। हमें देखना है क्या, ये दिए गए नंबर समूह में कितने प्राइम कितने कंपोजिट है। अगर 3 प्राइम है 1 कंपोजिट है तो उसको समूह से बाहर कर देंगे। 3 कंपोजिट 1 प्राइम है तो उसको भी समूह से हम लोग बाहर कर सकते हैं। और स्क्वायर के आधार पे भी ऐसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, घन संख्या के आधार पे भी दिए गए संख्याओं को अलग कर सकते हैं। ऐसे ही भाजकता का आधार बना के संख्या में भाग जाएगा या भाग नहीं जाएगा को आधार मान के हम लोग संख्याओं को वर्गीकृत कर सकते हैं और अंततः उनमें अंतर के आधार पे, भाग के आधार पे हम उनको अलग कर सकते हैं। कुछ उदाहरणों से मैं इसको भी स्पष्ट करता हूं। मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए, 20, 11, 21, 91 एंड 51 दिए गए संख्याओं में से कोई एक संख्या ऐसी है जो अलग एक है, 11, 21, 91, 51। तो आप देखेंगे कि अलग कौन सा है, 11 एक नंबर है। क्यों, एक अभाज्य संख्या है, बाकी तीनों भाज्य संख्या है। तीनों के गुणा वाले टुकड़े संभव है जबकि 11 के गुणा वाले टुकड़े संभव नहीं है। ऐसे मैंने आपको नंबर दे दिया 37, 97, 77 और 67। कोई एक संख्या ऐसी है जो अलग एक है, इन तीनों में से कोई एक संख्या ऐसी है जो अलग एक है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि 77 एक ऐसा नंबर है जिसके टुकड़े, मतलब एक कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है, बाकी तीनों के तीनों अभाज्य संख्या है। इन तीनों के टुकड़े नहीं हो सकते, इसलिए वो एक समूह बनाती है प्राइम नंबर का। और ये एक अलग एक है जो अलग समूह में चला जाता है, किसमें, कंपोजिट नंबर के में। तो कंपोजिट और प्राइम के आधार पर हम संख्याओं को अलग अलग कर सकते हैं। ऐसे मैंने कह दिया क्या, मैंने आपको लिखा 25, 125, 625 और 2025। 1 इज अ डिफर वन, कोई एक ऐसा नंबर है जो इस समूह का पार्ट नहीं है, अलग एक है, निकालिए। तो आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे इनमें से अलग है 125, ये 5 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर और ये 45, 45 का स्क्वायर है। जबकि 125 क्या है, 125 एक क्यूब नंबर है जो समूह से अलग एक है। तो स्क्वायर क्यूब के बिहाफ पर, प्राइम कंपोजिट के बिहाफ पर, प्राइम कंपोजिट के बिहाफ पर हम लोग समूह को अलग एक कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे मैंने वापस से क्वेश्चन दे दिया आपको 143, 65, 117 और 97।
कोई एक ऐसा नंबर है जो समूह से अलग एक है, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आंसर जो आपके पास आएगा वो है 97 बिकॉज ऑफ रिमेनिंग ऑल आर डिविजिबल बाय 13। इसमें भी 13 का जाता है, इसमें भी 13 का पूरा और इसमें भी 13 का पूरा भाग जाता है, जबकि 97 में 13 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। तो डिविजिबिलिटी के आधार पर, प्राइम कंपोजिट के आधार पर और स्क्वायर और क्यूब नंबर के आधार पर भी हम नंबर्स को अलग कर सकते हैं। ऐसे मैंने फिर से कुछ बेस दे दिया जिनके आधार पर आप नंबर्स को अलग कर पाएंगे। तो थोड़ा सा डेप्थ का एग्जांपल है, ध्यान से समझिए। 10, 50, 170 और 120, वर इज डिफर वन। 10, 50, 170, 120, अगर आप इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर एक अच्छा उदाहरण बनता है। कई बार परीक्षाओं में मैंने इस एग्जाम्पल को देखा है। यहाँ पर अलग एक है 120, क्यों? ये 3 का स्क्वायर प्लस 1 है, ये 7 का स्क्वायर प्लस 1 है। यहाँ पर अगर आप जाते हैं तो 13 का स्क्वायर प्लस 1 है, जबकि यहाँ पर आप देखेंगे तो 11 का स्क्वायर माइनस 1 है। तो स्क्वायर करने के बाद प्लस माइनस करना, क्यूब करने के बाद प्लस माइनस करना, स्क्वायर क्यूब, ऐसे ही प्राइम कंपोजिट और डिविजिबिलिटी, इन बेस को आप ध्यान में रखेंगे तो आप नंबर्स को आसानी के साथ में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो नंबर्स को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं का बेसिक एस्पेक्ट मैंने आपको समझा दिया है कि नंबर्स को क्लासिफाई करना क्या होता है, लेटर्स को कैसे क्लासिफाई करेंगे और वर्ड्स को क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन क्या कंसेप्ट है, इसमें किस किस तरह के क्वेश्चंस आपके पास आएंगे और आप किस वैरायटी के क्वेश्चन को किस तरीके से ट्रीट करेंगे, नंबर्स को क्लासिफाई कैसे करते हैं, लेटर्स को क्लासिफाई कैसे करते हैं और वर्ड्स को क्लासिफाई कैसे करते हैं का बेसिक एस्पेक्ट मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, कंसेप्ट में साथ रहिए, क्वेश्चन लगातार सॉल्व करते रहिए। कहीं पर भी समस्या आती है तो कॉन्टैक्ट माय नेम इज दिनेश अग्रवाल और मैं आपको रीजनिंग के कंसेप्ट समझा रहा हूँ। कहीं पर भी समस्या आती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और समस्याओं का समाधान ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। धन्यवाद।